एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम ग्राम समाज व विकास की रिवीजन क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। पहले जो हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवाया था ग्राम समाज व विकास का, उनको आज से हम फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उनका रिवीजन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। यह हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 50 इम्पॉर्टेंट और एमसीक्यूज़ का यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस पार्ट 1 में कौन कौन से 50 बेहतरीन प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम आंसर पर ही फोकस करेंगे, क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखनी होगी तो जो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इस ग्राम समाज में विकास के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाली जो प्लेलिस्ट होगी, टॉप 50 करके जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज चालू की थी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें आपको एकदम डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इस रिवीजन क्लास में हम पूरी डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल हम टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर पर ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जाबो ग्रामीण खेती का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो नागालैंड में यह मिलता आपको है। जाबो ग्रामीण खेती का तरीका, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो ये कुछ डेटा को यहाँ पे कवर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कुल यहाँ पे हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ होगी ना यहाँ पे, हाँ 19,98,12,341 यह टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या है कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। इस टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पुरुष हैं उत्तर प्रदेश में, कितना प्रतिशत महिलाएं हैं? तो पुरुष आपके कितना प्रतिशत हैं? तो 52.28%, 52.28% आपके पुरुष हैं। और महिलाएं कितने? तो महिलाएं हैं आपकी 47.72% आपकी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये डेटा आपको याद रखना है। 52.28% पुरुष हैं और 47.72% आपकी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कुल ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है 77.73%। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा 77.70%, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा डेटा इधर उधर रहता है, किसी किसी बुक में दिया आपका 77.73% और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 77.70%। तो लगभग एग्जैक्ट डेटा यही है। इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप मार्क कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका अगर हम कुल नगरीय जनसंख्या की बात करें तो कुल नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है? 22.30%। ये डेटा आपको याद रखना है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। वहीं सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो प्रयागराज है। इसके अलावा न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद सर्वाधिक शहरी आबादी आपको मिलेगी गाजियाबाद में, और उसके बाद न्यूनतम शहरी आबादी आपको मिलेगी श्रावस्ती में। तो ये सारे डेटा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रदेश में भू अभिलेख के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो जिलाधिकारी के पास है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हुई थी आपकी हैदराबाद में, आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृत्य ग्राम समाज में सम्मिलित नहीं है? तो कृषि संबंधित कार्य सम्मिलित होते हैं, राज्य की नलकूपों की मरम्मत सम्मिलित होता है, राशन के दुकान का आवंटन का व निरस्तीकरण ये दोनों सम्मिलित होता है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है ये ग्राम पंचायत के अधीन नहीं आती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष आपका ग्राम प्रधान होता है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो ग्राम प्रधान होता है वह ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है? तो चावल में होता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, चावल में। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या आपको मिलेगी 2,63,274, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, 2,63,274। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी के। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दूध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे समिति की जगह आप संघ कर लीजिएगा। कई बुक्स में इसका जवाब गलत दिया हुआ है, बहुत सारी बुक्स में। जैसे आपकी डिटेल्ड वाला जो वर्जन है आपका कौन सी है, आपकी परीक्षावाणी की जो बुक है उसमें जो डिटेल्ड में मेंशन जानकारी उसमें आपको मिलेगा कि दूध सहकारी समिति तो प्रयागराज में है। आपको गूगल करेंगे, आप बहुत सी चीज़ें करेंगे तो प्रयागराज में दिया गया आपका दूध सहकारी समिति की स्थापना प्रथम बार प्रयागराज में हुई थी। लेकिन जो ऑप्शन वाली कैटेगरी आपकी दी गई है परीक्षावाणी बुक में, उसमें आपको मिलेगा कि दूध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में की गई है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें है, लेकिन अगर परीक्षावाणी की बुक में डिटेल्ड वर्जन में आप जाएंगी तो डिटेल्ड वर्जन में लिखा गया है कि देश में प्रथम और प्रदेश में प्रथम जो दूध संघ है उसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूध अगर संघ पूछ ले, दूध सहकारी संघ की जो स्थापना है प्रथम बार अगर पूछ लिया होता तो यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे समिति की जगह आप संघ कर लीजिएगा। तो अगर संघ यहाँ पे रहेगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दूध सहकारी संघ की जो स्थापना थी की गई थी आपकी लखनऊ में। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं सहकारी समिति की स्थापना पूछ ले तो आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो प्रयागराज में हुई थी सहकारी समिति की स्थापना। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे दिल्ली मैंने बता दिया है। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। इस इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सपोर्ट नहीं करता है? तो बस्ती। दिए गए ऑप्शन में से जो बस्ती है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, बस्ती आपका राइट आंसर है। इसके बाद ग्राम सभा में कितने आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो 18 वर्ष के आयु लोगों को सम्मिलित किया जाता है ग्राम सभा में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन हेतु क्रांति का क्या नाम है? तो उर्वरक से संबंधित आपकी क्रांति थी धूसर क्रांति। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। उर्वरक उत्पादन से संबंधित आपकी क्रांति थी धूसर क्रांति। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दाखिल खारिज की रिपोर्ट किस न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? तो तहसीलदार के न्यायालय में जो है दाखिल खारिज की जो रिपोर्ट है वह प्रस्तुत की जाती है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो ए और बी, यानी कि LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति, इन दोनों ने जो है सहकारी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस भाग को जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग 9A को जोड़ा गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था इसके तहत भाग 9 को ऐड किया गया था। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यह जो आपका भाग 9A है किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित आपका है भाग 9A। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। किस चार्टर अधिनियम के तहत मद्रास, कोलकाता, मुंबई तीनों महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1793। याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत जो है मद्रास, कोलकाता, मुंबई तीनों में महानगरों में जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद सोना हम किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कपास को जो है हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया था? तो इंद्रधनुषी क्रांति, यानी कि इसको हम सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस इंद्रधनुषी क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं और चावल पर। किस पे? तो गेहूं और चावल पे सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। पहली बार जब आपकी हरित क्रांति शुरू की गई थी उसमें सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में जो है गेहूं का उत्पादन हुआ था। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 12वीं अनुसूची जो है आपकी है नगर पालिकाओं से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है। आपकी 11वीं अनुसूची और आपकी 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 243 जी, आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एकल सन शस्य किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में केवल एक ही फसल को उगाना कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसके बाद कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने को हम कहते हैं युग्म पैदावार, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पे पूछा गया कितना था? तो महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पे कितना था? 47.72%। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 47.72% आपकी महिलाएं थी, 52.28% आपके पुरुष थे, 77.70% आपकी ग्रामीण आबादी थी और 22.30% आपकी नगरीय आबादी थी, नगरीय जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जो है कितने हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? तो 33% जो है हिस्सों पर वनों और वृक्षों का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए एकदम जो लेटेस्ट की रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार पूरे भारतवर्ष में कितने प्रतिशत एरिया है जो वनों और वृक्षों से आच्छादित, टोटल आपको बताना है उसका प्रतिशत वर्तमान में कितना है पूरे भारत में। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किस अनुपात में सहायता दी जाती है? तो 90/10 के अनुपात में जो है सहायता दी जाती है केंद्र सरकारों के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। आलू उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो गोल्ड क्रांति से संबंधित आपकी है आलू उत्पादन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, गोल्ड क्रांति से संबंधित आपका है आलू उत्पादन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपकी जो नीली क्रांति है यह संबंधित हो जाएगी मछली उत्पादन से। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और नीली क्रांति का हम जनक किसे कहते हैं? तो हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। उसके बाद दूसरी क्रांति का संबंध आपका उर्वरक उत्पादन से है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? तो गुलाबी क्रांति का जनक हम दुर्गेश पटेल को कहते हैं। किसको? तो दुर्गेश पटेल को जो है गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। और यह जो गुलाबी क्रांति है झींगा उत्पादन, औषधि उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित थी आपकी गुलाबी क्रांति। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 97 जो अमेंडमेंट किया गया था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और कौन सा भाग ऐड किया गया था भारतीय संविधान में? तो भाग 9B का संबंध किससे है? तो सहकारी समितियों से है, भाग 9B। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 20 नवंबर 2014 को आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 20 नवंबर 2014 को। अगला प्रश्न है, और किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिका में आरक्षण संबंधित प्रावधान है? तो 243T के तहत जो है नगर पालिका में आरक्षण संबंधित प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है आपसे पूछा जा रहा है। जो 1 एकड़ होता है उसमें कितने वर्ग गज होता है, इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है। तो 1 एकड़ में आपका कितने वर्ग गज होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, 1 एकड़ में आपका होता है 4840 वर्ग गज। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और स्क्वायर यार्ड भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा 4840, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पहली बार कृषि संगणना कब की गई थी? तो पहली बार जो कृषि की गणना थी यह 1970-71 के दौरान की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसके बाद अन्य भी हुई थी। तो पहली 1970-71 में, दूसरी आपकी 75-77 में, उसके बाद तीसरी 80-81 में, चौथी आपकी 85-86 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद पाँचवीं आपकी हुई थी 1991-92 में, और छठी आपकी हुई थी 1995-96, और इसके बाद
और 7वीं आपकी हुई थी 2000 में, और उसके बाद 8वीं 2005, 9वीं 2011, और इसके बाद वर्तमान में आपकी 10वीं कृषि जनगणना चल रही है जो कि 2015-16 में हुई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, नहीं कि लेटेस्ट में जो आपको कृषि जनगणना का डेटा मिलेगा वो 2015-16 का ही मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षावरण के मामले में प्रथम स्थान पे है? तो मध्य प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और 1 मील में कितने गज होते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा 1 मील जो है आपके कितने गज के बराबर होता है? तो आपकी 1760 गज की, 1 मील में आपका 1760 गज होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, या चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है जो भारत में हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो यह लोगों के व्यवसाय के आधार पर जो है एक वैज्ञानिक अंतर किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना की गई थी मद्रास में, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मद्रास में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना की गई थी। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है? तो 1 हेक्टेयर जो है आपका होता है 2.47 एकड़ के बराबर होता है। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, 2.47 एकड़ के बराबर होता है 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा भी होता है, और इसके अलावा 1 हेक्टेयर में 11,960 यार्ड होता है, और 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो सभी मान आपको याद रखना है। कृषि क्रांति को हम सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो इंद्रधनुषी क्रांति को हम सदाबहार क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 वाला, यह जो है प्रभाव में आता है 1993 में। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो था यह 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आता है, जिस कारण से हम 24 अप्रैल का जो दिन था वह राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाने लगे थे। इसके बारे में आपको याद रखना है। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय आप याद कर लीजिएगा। टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं आपके पंचायतों के, तब इसे याद कर लीजिएगा। 11वीं अनुसूची में आपको पंचायतें मिलेंगी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है? तो एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाने को हम अंतः फसली कृषि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? तो मैंने आपको अभी बताया 1 हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला लास्ट के 2 प्रश्न है, खेती की माप खतौनी में किस पैमाने पर अंकित होती रहती है? तो हेक्टेयर में आप याद कर लीजिए। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। खेतों की जो माप है खसरा खतौनी में किस पैमाने पर अंकित होती है? तो आपका सी हेक्टेयर में हो जाएगा। मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई थी? तो 1 अक्टूबर 1958 को जो है मीट्रिक इकाई व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1 अक्टूबर 1958 को। तो इस तरह से 50 प्रश्नों का यहाँ पे हमने रिवीजन कर लिया है। इसी तरह से बाकी के प्रश्नों का भी हम रिवाइज कर लेंगे जल्दी ही। तो यह पार्ट 1 हमारा था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।